इमरान खान साहब का एक और आर्टिकल छप गया है और ये आर्टिकल छपा है टाइम मैगजीन में। आर्टिकल क्या है वो आपको बताता हूँ। अब खबरें क्योंकि बहुत सारी हैं लेकिन तीन चार चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मुझे आपको बतानी है। कुछ थोड़ी मैंने रिसर्च की है कि यूक्रेन और रशिया और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से जो है वो यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस के अंदर शर्मिंदा किया और इसकी वजूहत क्या है और अब इसका नतीजा क्या निकलेगा और ये लड़ाई हो क्यों रही है, ये सारा कुछ मैं आपके सामने इस वीलॉग में रखूंगा। हमारे यहाँ पे सहाफ़ियों को एक के बाद एक ऑफियर किया जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जबकि एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, बहुत ही तकलीफ खबर है। वो खबर भी मैं आप तक पहुँचाऊंगा आज के इस वीलॉग में, लेकिन सबसे पहले आप सुने कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने टाइम मैगजीन के अंदर लिखा है, उनका जो आर्टिकल है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और दहशतगर्दी बड़ी है। फ़ौज को दहशतगर्दी से निपटने की बजाय इंतकामी मुहिम में झोंक दिया गया है। अदलिया की आज़ादी छीन ली गई है और सियासी इख्तलाफ को रियासत दुश्मनी करार देकर सख्त सजाएं दी जा रही हैं। तारीख ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान में आमराना हुकूमतें आर्जी होती हैं, लेकिन जो नुकसान वो पहुंचाती हैं वो नस्लों तक बरकरार रहता है और इनके असरात इससे ज़्यादा देर तक रहते हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप और इनकी इंतज़ामिया से तवक्को करते हैं कि वो जमहूरी असूलों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के अज़म को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे, ख़ास तौर पर इन खित्तों में जहाँ आमरीत जमहूरी इक़दार को ख़तरे में डाल रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फ़ौज के आइनी दायराकार को तस्लीम करें और उसकी हुदूद का एहतराम करें। सिर्फ इसी सूरत में पाकिस्तान हकीकी जमहूरी निज़ाम के तहत तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान आमराना तर्ज हुक्मरानी के शिकंजे में जकड़ा हुआ है और पाकिस्तान में जमहूरियत की आखिरी निशानियां तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन चुकी है। अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने, आज़ादी इज़हार राय को दबाने और इख्तलाफ राय को जुर्म करार देने जैसे कवानीन बगैर किसी बहस के मंजूर करवाए जा रहे हैं। सियासी इख्तलाफ को रियासत दुश्मनी करार देकर सख्त तरीन सजाएं दी जा रही हैं। जबर का नुकसान आम आदमी को हो रहा है। GSP प्लस का स्टेटस खतरे में है, मगर इक़्तिदार में बैठे अफराद अपनी इंतकामी पॉलिसियों से बाज नहीं आ रहे, बल्कि वो मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा करके आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को ख़राब कर रहे हैं। सिक्योरिटी खतरात से निपटने की बजाय पाकिस्तानी फ़ौज के वसाइल सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी मुहिम पर झोंक दिए गए हैं। अदलिया बदकिस्मती से सियासी इंतकाम का आला कार बन चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में PTI के पुरअमन कारकुनों को बेबुनियाद मुकदमात में फंसाकर सजाएं सुनाई जा रही हैं। हमारे सोशल मीडिया कारकुन, बैरून मुल्क मुकीम हामी और वो एक्टिविस्ट जो हमारी हमायत कर रहे हैं, उनके खानदानों को धमकाया और अगवा किया गया है ताकि उन्हें खामोश करवाया जा सके। हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैंने मुज़ाकरात की इजाज़त दी, अदालती कमीशन की तश्कील और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। बदले में मुझे घर में नज़रबंदी की पेशकश कर दी गई और साथ में मेरी PTI को मुबहिम अंदाज में सियासी जगह देने की भी बात की गई, जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया। जी जनाब, इमरान खान साहब का एक आर्टिकल है, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो उन्होंने कही हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनमें एक तो आसिम मुनीर साहब के लिए जो पैगाम है इमरान खान साहब का, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब फ़ौज के आइनी दायराकार को तस्लीम करें और उसकी हदूद का एहतराम करें। सिर्फ इसी सूरत में पाकिस्तान हकीकी जमहूरी निज़ाम के तहत तरक्की कर सकता है, यानी फ़ौज अपने आइनी किरदार में जाए तो यहाँ से फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है और तरक्की कर सकता है। और इसमें बकौल इमरान खान साहब के जो बड़ा किरदार होगा वो आर्मी चीफ का होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि जो क्योंकि अमेरिका में एक नई हुकूमत बनी है, उन्होंने कहा जी उनसे हम तवक्को रखते हैं कि वो जमहूरी उसूलों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के आज़म को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे, खास तौर पर इन खित्तों में। यानी इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर अपने लिए मदद नहीं मांग रहे, वो एक उसूल की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा उन खित्तों में जहाँ आमरीत जमहूरी इक़्तिदार को ख़तरे में डाल रही है। देखिए इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो शुरू होता है एक साइफर से, तो अब वो डायरेक्टली अमेरिका को किसी मदद के लिए कभी कह नहीं सकते, लिहाजा वो जब भी बात करते हैं वो उसूल की बात करते हैं, इक़्तिदार की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हर जगह पे आपको ये करना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली फिर पाकिस्तान के साथ भी यही हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने कुछ और चीज़ों पे जोर दिया और बार बार ये कहा कि इस वक्त ज़रूरी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने रोल में जाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और वो दहशतगर्दी से निपटने में अपनी तवानाइयों को सर्व करे और जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इमरान खान साहब या उनके साथियों के ऊपर, वो कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। बहरहाल ये एक तगड़ा आर्टिकल है जो द टाइम्स मैगजीन में छपा है। अब टाइम के अंदर इमरान खान साहब का आर्टिकल छप जाना ये फिर शरीफ खानदान के लिए और जरदारी खानदान के लिए बड़ा मसला है, क्योंकि वो तो अपना आर्टिकल आज तक वहाँ छपवा नहीं सके, ना वो वहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं। पढ़ने लिखने वाला काम ही नहीं करते, ज़्यादातर ऐसा काम ही नहीं करते जिसमें कोई चैलेंज दरपेश आ जाए। लिहाजा इमरान खान साहब का जब भी कभी आलमी जरीदे के अंदर या किसी बैन अवी इदारे के अंदर कोई आर्टिकल छप जाए या कोई इंटरव्यू छप जाए तो इन सारों को मुसीबत पड़ जाती है। अब नाज़रीन, एक और जो खबर थी जो इंतहाई अफसोसनाक खबर है उसकी तरफ आ जाए। इसकी मुझे बड़ी तकलीफ भी थी इस खबर की और मैं इस पर पहले बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यानी मैंने इस पर पहले बात की है इस इशू के ऊपर, लेकिन जब ये खबर पहली दफ़ा मुझे मिली तो मुझे बड़ा सख्त रिएक्शन मेरे अंदर से आया और मुझे बड़ी तकलीफ हुई। ये कहानी है जी आसिफ जावेद साहब की, जिन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी लाहौर हाई कोर्ट में।
इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। इस वाक़े की इंक्वायरी भी करवाई हुई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कि किस तरह से अदालत के अंदर पहुंच गया पेट्रोल। इंक्वायरी इस बात की नहीं हो रही कि एक शख्स ने खुद को आग लगाई, वो क्यों इतना मजबूर हो गया कि 9-10 साल अदालतों के धक्के खाने के बाद जब उसे इंसाफ नहीं मिला तो फिर वो खुद को आग लगाने पर मजबूर हो गया। इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो रही कि अदलिया ने उसे इंसाफ क्यों नहीं दिया। इंक्वायरी इस बात पे हो रही है कि वो जो पेट्रोल है वो अदालत में कैसे पहुंचा। अब वो जो शख्स है जो कई साल तक इंसाफ के लिए धक्के खाता रहा, 5 साल से लाहौर हाईकोर्ट में आ रहा था अपना इंसाफ लेने के लिए, वो जाँ बहक हो गया। उसने जो खुदसूजी की थी 60% उसके जिस्म के हिस्से जल गए थे और वो जाँबर नहीं हो सका। मेरा सवाल यह है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हो या वो मुअज़्ज़िज़ जज हो जिनकी अदालत में इस बेचारे साहिल का केस था, उन्हें नींद कैसे आएगी। सवाल यह है कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन उसने खुदकुशी कैसे की। इसको आप कत्ल नहीं कहेंगे, आपने उसको रोज़ाना मजबूर किया। वो हर पेशी पे ये सोच कर आता रहा होगा कि मुझे शायद इंसाफ मिल जाए। उसका तो केस ही बड़ा सीधा था, लोअर कोर्ट में उसको इंसाफ मिल भी चुका था। तो जब लोअर कोर्ट में एक चीज़ का फैसला हो जाए तो फिर हाई कोर्ट के अंदर तो मामला आगे बढ़ता ही नहीं है, बहुत तेज़ी से फैसला हो जाता है, जल्दी से, कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ता। लेकिन हाई कोर्ट ने 5 साल तक इस केस को लटकाया और बिलाखिर उस आदमी ने अपनी जान देकर अपना केस साबित किया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में पहुंच गया वो बंदा। अब उस अदालत में जज साहब भी बतौर मुल्ज़िम पेश होंगे, चीफ जस्टिस भी बतौर मुल्ज़िम पेश होंगे, क्योंकि जिस आदमी ने अपने आप को आग लगाई है उसने कितना तंग आकर अपने आप को आग लगाई है। अब उस अमल को तो जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी तकलीफ दे बात है। यानी रात को इनको नींद कैसे आती है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्या उन्हें ये नहीं लगता कि उनके अपने काले कोर्ट के ऊपर या उनकी अदालत के ऊपर इस खून के धब्बे, उन्हें नहीं लगता कि उनकी इंसाफ फराहम ना करने पर या इंसाफ फराहम ना कर पाने पर एक शख्स ने अपनी जान दी है और वो उसके लिए ज़िम्मेदार है। देखें, बात होती है ना कोई 2 महीने, 4 महीने की, 6 महीने की, तो इंसान कहता है कोई बात नहीं है। 5 साल तक वो आपकी अदालत के धक्के खाता रहा, लेकिन किसी ने उसको इंसाफ नहीं दिया। अब अदलिया की हालत क्या है, इस पर एक रिपोर्ट है, वो भी आप देख लें कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के बकौल पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 142 मुल्कों की फहरिस्त में 140 नंबर पर आ गया है। सिर्फ 2 मुल्क हैं हमसे पीछे, माली और नाइजीरिया। बाकी सारी दुनिया लॉ एंड ऑर्डर में हमसे बेहतर है। ये जनाब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के बकौल ये उनकी रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट ये बता रही है कि सिर्फ दुनिया में 2 ऐसे मुल्क रह गए हैं, नाइजीरिया और माली, जो हमसे बुरे हैं, वरना बाकी सारी दुनिया हमसे बेहतर है लॉ एंड ऑर्डर में। और दुनिया की टॉप 10 बदतरीन जमहूरियतों के अंदर भी हम शामिल हो गए हैं 6 दर्जे तनज़ली के बाद, और ये भी एक आलमी सतह का डाटा है। नाज़रीन, एक छोटी सी खबर है लेकिन बड़ी तकलीफ दे है मेरे लिए, इसलिए कि सारे मेरे कुलीग्स हैं। पहले काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर किया गया, फिर हबीब अकरम साहब को ऑफ एयर कर दिया गया, फिर अकबर बाजुआ साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, उनको ऑफ एयर कर दिया गया। उनके बाद खालिद जमील साहब को ऑफ एयर कर दिया गया, बल्कि उनको तो जबरी तौर पर वो नौकरी चली गई उनकी। खालिद जमील साहब के साथ भी ये हुआ, ज़ुबैर अली खान साहब के साथ ये हुआ, अब पारस साहबा के बारे में सुन रहे हैं कि शायद उनके साथ भी यही हो रहा है। और बेशुमार नाम है, मैं जानता हूँ, आपके सामने रख सकता हूँ, जिन लोगों को उनकी नौकरियों से बेदखल कर दिया गया। सबसे पहली नौकरी मेरी छीनी गई थी अप्रैल 2022 में, सबसे पहले मुझे नौकरी से निकलवाया गया था, और एक दफ़ा नहीं 3 मरतबा नौकरियों से निकलवाया गया था। और उसके बाद अरशद शरीफ से भी नौकरी छीनी गई थी, साबिर शाकिर से भी नौकरी छीनी गई थी, मुईद पीरज़ादा से भी नौकरी छीनी गई थी। और ये नौकरी छीनने का सिलसिला नया नहीं है, ये बहुत पुराना चल रहा है। एक वक्त पे यानी असद तूर के पास भी नौकरी नहीं है, आमिद मीर के पास भी नौकरी नहीं है, और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। समीना पाशा, उनकी नौकरी हाल ही में छीनी गई है, उनके ऊपर दबाव डाला गया, बाद में उनसे नौकरी छीन ली गई। तो पाकिस्तान में ये एक बदतरीन सिलसिला चल रहा है कि सहाफ़ियों को दबाओ, बात माने तो ठीक है, ना माने तो नौकरी से ही फारिग करवा दो। और अब ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है। मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान का मीडिया मिलकर आवाज़ उठाए तो ठीक है, कल को हामिद मीर साहब की वैसे ही नौकरी चली जानी है, नदीम मलिक साहब की भी चली जानी है, और बाकी सबकी भी, मेहर बुखारी सबकी चली जानी है। तो ये सारे एक ही दफ़ा अपना प्रोग्राम बंद क्यों नहीं कर देते। इन सबको चाहिए कि ये कहे जी हमने कल से प्रोग्राम नहीं करना, हम आते ही नहीं, बैठते ही नहीं अपने प्रोग्राम के अंदर, खुद ही कर लो प्रोग्राम आके। भाई जहाँ से टेलीफोन आता है वो आपकी नौकरी छीनता है, वो खुद आके प्रोग्राम कर ले भाई। फिर तो एक एक करके वो सबको मारेंगे और ये हुकूमत एक एक करके सबको बेरोजगार कर देगी। तो बेहतर ये है कि सारे मिलकर एहतजाज करें इससे पहले कि एक एक करके सारे फारिग हो जाएं। और अब जो लोग फारिग हो रहे हैं ये बड़े धीमे लहजों के लोग हैं, ये मेरी तरह अग्रेसिव नहीं बोलते। मेरा अपना भी तो प्रॉब्लम है ना मेरा, यानी मेरे साथ जो भी हुआ उसके लिए एक जिम्मेदार तो मैं भी हूँ ना, कि मेरा लहजा ऐसा था या मैं बात इस तरह करता था जिसकी वजह से मेरे ऊपर रिएक्शन आता था। लेकिन ये लोग तो बड़े धीमे लहजे के, बड़े नरम मिजाज लोग थे, इनसे भी नौकरियां छीन ली, तो इसका मतलब अब आप समझ जाए। नाज़रीन, ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो खबर है ये मैं तफसील आपके सामने रख देता हूँ। पहले आज की डेवलपमेंट आप देख लें। हुआ ये है कि जो सदर हैं यूक्रेन के,
ज़ेलेंस्की वो पहुंचे हैं व्हाइट हाउस में। यहाँ पे एक डील पे दस्तखत होने थे, जो डील थी मादनियात के हवाले से अमेरिका और यूक्रेन के बीच में। क्योंकि अमेरिका के नए सदर को ये लगता है कि हमने बहुत पैसा खर्च दिया है यूक्रेन की जंग में, लिहाजा वो पैसा पूरा करना चाहिए। अब वो पैसा ऐसे पूरा होगा कि यूक्रेन हमें उनके बदले में मादनियात दे दे। अब यही मादनियात छीनने के लिए रशिया आया था। रशिया फौजी ताकत के जरिए से छीन रहा था, अमेरिका ने फौजी साजो सामान सिर्फ दिया, लड़ाई में नहीं उतरा, और अब ब्लैकमेल करके अमेरिका ले रहा है वही मादनियात। तो दोनों सूरतों के अंदर यूक्रेन को कुछ नहीं मिला। अब हुआ यह है कि पहली मरतबा इस तरह की चीज़ें देखी गई और जो वीडियो सामने आई हैं वो बड़ी हौलनाक है। ट्रंप और यूक्रेनी सदर की मुलाकात यानी झगड़े जैसी सूरत इख्तियार कर गई, और यूक्रेन के सदर जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात की, और इस मुलाकात पर मीडिया नुमाइंदों के सामने यूक्रेनी सदर की अमरीकी सदर और नायब सदर से तकरार होती रही, जिसकी वीडियो कैमरों में महफूज हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा, आप हमारी वजह से इस जंग में सही सलामत निकल सकते हैं। अगर आपकी फ़ौज के पास हमारा दिया हुआ अस्करी साजो सामान ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही ख़त्म हो जाती। और जब यूक्रेनी सदर बात करना चाहते थे तो अमरीकी सदर ने उनको बात करने से बार बार रोका, बल्कि ये भी कहा कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि यूक्रेनी सदर ने एक मौके पे कहा कि हमारे 30,000 बच्चे हैं, बंदे हैं वहाँ पे, वो अगवा करके ले गए रशियन। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बोलने से रोक दिया और कहा कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। ट्रंप ने कहा आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके लोग मर रहे हैं, आपको फौजियों की कमी का सामना है, साजो सामान की कमी का सामना है। तो ये सारा कुछ मीडिया की मौजूदगी में हो रहा था। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं और आप अमेरिका की तौहीन कर रहे हैं, और आप हमें अहकामात देने की पोजीशन में भी नहीं है, आपके अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से सवाल किया कि क्या आपने एक बार भी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है, और साथ में ये भी कहा कि अमेरिका किसी किस्म की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देगा यूक्रेन को, ये यूरोप की जिम्मेदारी बनती है, यूरोप से बात करें आप इस बारे में। तो इस तरह बड़ा सख्त किस्म का ये एक मौक़िफ़ था। कोशिश की बार बार यूक्रेनी सदर ने बात करने की, लेकिन ये बड़ा हॉरिबल था किसी भी सदर के लिए जो इस वक्त एक जंग में उतरा हुआ है और वो एक मदद के लिए आया था और एक मुआहदे की उम्मीद लेकर आया था, और यहाँ सदर ने और नायब सदर ने उसको लताड़ कर रख दिया। अब ये हुआ क्यों, ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। 1991 में आज़ाद हुआ था यूक्रेन। रूस एक बहुत बड़ा मुल्क होता था जिसको आप USSR कहते थे, तो वो सोवियत यूनियन हुआ करता था। सोवियत यूनियन बहुत बड़ा मुल्क था, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए अफगान वॉर के बाद, और दुनिया भर से जहादी लाकर अमेरिका ने इनके साथ भिड़वा दिए थे पाकिस्तान के ज़रिए से अफगानिस्तान में, और फिर तमाम रियासतों के अंदर जो जो रशिया की रियासतें थी वहाँ पे बगावत छिड़ गई। तो मुसलमान मुल्कों या दीगर मुल्कों उन्होंने अलग अलग मुल्क बनाना शुरू कर दिए और बहुत सारे मुल्क बन गए थे। यानी जिसके अंदर आप बेलारूस एक मुल्क है, यूक्रेन एक मुल्क है, इसके अंदर अज़रबैजान एक मुल्क है, किर्गिस्तान एक मुल्क है, तुर्कमानिस्तान एक मुल्क है, इस तरह जो है वो बहुत सारे मुल्क हैं, यानी ढेर लगा हुआ है मुल्कों का। तो ये वो सारे मुल्क हैं जो रशिया के अंदर से निकले थे। इनमें से ये जो मुल्क था ना यूक्रेन, ये बहुत बड़ा मुल्क था, बड़ा तगड़ा मुल्क था। रूस इस एरिया के ऊपर अपने दिफा के नुक्ता नज़र से बहुत भरोसा करता था, क्योंकि ये यूरोप की तरफ जाके मिलता है। अगर आप नक्शा देखें तो रशिया से नीचे जाके यूक्रेन, और यूक्रेन से आगे फिर यूरोप का इलाका आ जाता है, आप यूरोप की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हुआ ये कि यहाँ पे रशिया ने ज़बरदस्त किस्म के अपने हथियार रखे हुए थे, और जब ये यूक्रेन अलग हो गया तो वो सारे हथियार चले गए यूक्रेन के पास। यूक्रेन के पास उस दौर में जो हथियार उनके हाथ लगे 1991 में, उसमें 130 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स थे बड़े तगड़े, 1700 न्यूक्लियर वॉर हेड्स उसके अंदर शामिल थे। ये दुनिया का तीसरा बड़ा एटमी मुल्क बन गया था यूक्रेन। लेकिन बाद में अमेरिका ने, रशिया ने, रूस ने खुद भी, अमेरिका ने भी, बरतानिया ने और फ्रांस ने इन्हें यकीन दिलाया यूक्रेन को कि आपके बॉर्डर्स के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, कोई आपको तंग नहीं करेगा, और आपको बहुत सारे माशी फ़ायदे दिए जाएंगे, लिहाजा आप एक मुआहदे का हिस्सा बन जाएं और इस पर दस्तखत कर दें और आप अपनी एटॉमिक पावर जो है वो ख़त्म कर दें। तो यूक्रेन ने अपनी एटॉमिक पावर जो है वो छोड़ दी उस वक्त, और ये वो गलती है जो करने के बाद यूक्रेन हमेशा के लिए खतरे में चला गया। क्योंकि बाकी सारे तो अपने अपने मुल्कों में खुश हैं, यूक्रेन आज भी रशिया के बॉर्डर पे है, और रशिया ने अपना वादा तोड़ दिया 2022 में, और उन्होंने वादा तोड़ा, उसके पीछे उनके पास भी रीज़न है। वो ये कहते हैं कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी बनना चाहता है, और यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनने जा रहा था। 2020 में इसके ऊपर डेवलपमेंट्स भी हो रही थी। ये 2020-21 की अगर आप तारीखें निकालें, आप गूगल करके देखें, तो नेटो का हिस्सा बनने के लिए पर तोले जा रहे थे और कुछ मुआहदे हो रहे थे, बहुत तेज़ी से मीटिंग्स हो रही थी। तो बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार भी किया था। ट्रंप ने कहा था कि अगर आप यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, और ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनेगा, तो रशिया खतरा महसूस करेगा अपने लिए कि आप नेटो को ले जाके रशिया के दरवाजे पे बिठा देंगे, और इसके नतीजे में रशिया अल्टीमेटली यूक्रेन पे अटैक कर देगा। और यही हुआ। जब रशिया ने देखा कि यूक्रेन बहुत मजबूत मुल्क बनने जा रहा है और कल को हमारे दरवाजे के ऊपर या हमारे सर के ऊपर लाकर नेटो को बिठाया जा रहा है, तो उन्होंने अटैक कर दिया। अब ये रशिया का मौक़िफ़ है या ट्रंप का मौक़िफ़ है। लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि यूक्रेन में बहुत सारे रेयर अर्थ
मिनरल्स हैं। लिथियम बहुत बड़ी तादाद में, ये दुनिया की जो जदीद तरीन बैटरी है या फ्यूचर का एक फ्यूल है आपका, वो लिथियम है। ये यूक्रेन में बहुत बड़ी मिकदार में है और एक यूक्रेन को आप फूड बास्केट भी कह सकते हैं। वजह यह है कि वहाँ ग्रेन्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, यानी गंदम की पैदावार में वो इतना तेज़ है कि रशिया अगर यूक्रेन के ये इलाके ले लेता तो इसके बाद रूस पूरी दुनिया के अंदर अजारादारी कायम कर लेता खुराक के ऊपर अपनी। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो नई बैटरियाँ हैं जो लिथियम से बनती हैं, अगर ये लिथियम भी वहाँ पे रशिया को मिल जाती है तो जदीद टेक्नोलॉजी में और आलमी मंडी के अंदर रशिया का एक बहुत बड़ा नाम भी बन जाता, और तो रशिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी बन जाती और उसको बहुत बड़ा माशी फ़ायदा भी होता लिथियम के ज़खायर मिलने के बाद। लिहाजा अब ये लड़ाई शुरू हो गई उस वक्त जब इमरान खान साहब रूस के दौरे पे जा रहे थे फरवरी 2022 में। तो चंद हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में हथियार पहुंचना शुरू हो गए यूक्रेन में। पाकिस्तान के ऊपर भी एलिगेशन लगाया जाता है कि शायद पाकिस्तान ने भी पहुंचाए, लेकिन ये एक एलिगेशन है, अभी तक किसी जानिब से कोई कंक्रीट एविडेंसेस या ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई, ना पाकिस्तान ने अभी तक इसको ओन किया है। लेकिन एक दो चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि यूक्रेन के साथ जो हुआ इसके अंदर एक बहुत बड़ा सबक भी है। हम किसी और वीलॉग में इस पर डिटेल से बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।